अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकरा खालिद अब्बासी एंड यू वाचिंग एसईओ पॉडकास्ट। पिछले हफ्ते पाकिस्तान एंड इंडिया वर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। बदले में पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला लॉन्च किया जिसे हमने ऑपरेशन बनियान उल मरसूस का नाम दिया। अब उसी के साथ इसका एक मेजर इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ हो गए, इकट्ठा खड़े हो गए इंडिया के ख़िलाफ़। इस मौजू को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद इकबाल, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं और नमल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप यू डूइंग फाइन। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो वॉक अस थ्रू ये पहलगाम अटैक क्या था फॉर दोज पीपल जिनको शायद बिल्कुल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा मिनी ब्रीफ कर दें। देखिए, कश्मीर का इशू पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 1947 से चला आ रहा है और कश्मीर के जो लोग हैं वो जिस प्रिंसिपल के बेस पे अपना हक मांग रहे हैं वो वही प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के बेस पे पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी कि टू नेशन थ्योरी। वो भी यही कहते हैं कि हम एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है और हमारी एक हिस्ट्री भी है एक ऑटोनोमस स्टेट की, तो हमें जो है वो अपनी स्टेट का फ़ैसला हमें ख़ुद करने दिया जाए। इस केस को जब स्टार्ट पाकिस्तान बना और कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो इंडिया इस कश्मीर के केस को इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेके गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रिजोल्यूशंस पास की, ये तमाम दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स, जो 15 मेंबर स्टेट्स हैं यूएनएससी के, उनकी कंसल्टेशन से जो रिजोल्यूशंस पास हुई वो यही थी कि कश्मीरीज हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इंडिया उन रिजोल्यूशंस को मानने से इनकारी हुआ। बाद में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 65 में, और उसके बाद भी इनकी क्लैशेस होते रहे। अल्टीमेटली ये हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया ख़ुद ही इसको बायलैटरल लेवल पे ले आया, शिमला एग्रीमेंट की फॉर्म में। जब बायलैटरल लेवल पे ले आया तो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद इंडिया ने उस चीज़ से भी, यानी अपनी ही जो उनका इनिशिएटिव था उससे वो पीछे हटे। और आजकल जो इंडिया की पॉलिसी है रिगार्डिंग कश्मीर वो बिल्कुल यूनिलैटरल है। वो कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर हम ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई एडवाइस सुनेंगे, ना पाकिस्तान का इस पे कोई हक है, और अगर कश्मीर पे बात होगी तो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उस पे बात होगी। तो ये एक हठधर्मी है। ज़ाहिर है इंडिया एक बड़ा मुल्क है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के, तो वो अपनी यूनिलैटरल अप्रोच के साथ, और 2019 में आपको पता है कि उन्होंने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया। अब मैं इस पहलगाम वाक़े की तरफ आता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी था कि जो 35A है वो बेसिकली डोमिसाइल से रिलेटेड एक लॉ है जिसमें कश्मीर के अंदर कोई भी नॉन कश्मीरी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी आपको पता है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हम पाकिस्तानी नेशनल्स प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते। सेम वाज द लॉ ओवर देयर। तो वो उन्होंने ख़त्म किया और इजरायली प्लान के मुताबिक, उनका जो मॉडल है उसके मुताबिक पाकिस्तान इंडिया अब वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदूज़ को वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाएं। तो इस सब सूरत हाल में मेरे ख़्याल में गिवन दी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो यूएनएससी की रिजोल्यूशंस हैं, कश्मीरियों के अंदर एक इंडिजिनस, एक फ्रीडम फाइट की मूवमेंट पहले भी थी, अब भी है और वो चल रही है। पहलगाम का वाक़या, मेरी अपनी असेसमेंट ये है, बिकॉज बहुत सारे एनालिस्ट इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कंसिडर कर रहे हैं कि इंडिया ने ख़ुद करवाया ताकि उनको जस्टिफिकेशन मिले पाकिस्तान के साथ वॉर इनिशिएट करने में। लेकिन मुझे इंडिया की मिलिट्री की तैयारी से ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, बल्कि लोकल कश्मीरीज़ की वो जो एक रिजेंटमेंट है, जो उनका गुस्सा है बाहर से आने वाले नॉन कश्मीरीज़ की आबादकारी या उनके कश्मीर को जो एक तरीके से इंडिया अपना इंटीग्रल पार्ट मान रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस थी। वी बीइंग पाकिस्तानी, ज़ाहिर है फिर भी हम सिविलियंस के इसके ऊपर इस तरह के टेररिस्ट अटैक को हम जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन ये बात अपनी जगह पे सालिम है कि कश्मीरीज़ ने अभी तक अपनी फ्रीडम फ़ाइट ख़त्म नहीं की, थर्क नहीं की। आल्दो दुनिया इसको टेररिज्म के साथ कंफ्यूज कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक उनकी इंडिजिनस लोकल कश्मीरी यूथ की तरफ से ये एक एक्टिविटी थी, बदकिस्मत एक्टिविटी थी। ज़ाहिर है उसमें सिविलियंस की जान गई। तो इंडिया जो उसका रिस्पॉन्स था वो मेरे ख़्याल में जल्दबाजी में था, और वो बीजेपी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी उससे इंस्पायर्ड था,
और उन्होंने बहुत जल्दी में बहुत कुछ करने की कोशिश की, और यही वजह थी कि एंड ऑफ द डे उनको फिर ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बिकॉज उनकी वो तैयारी नहीं थी जो एक जिसको कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए देखें आप, पहलगाम के वाक़े के बाद उन्होंने 3-4 दिन लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड, और ये एक जिसको कहते हैं कि एक लोकल एक्टिविटी थी जिसको इंडिया ने फिर डील करने की कोशिश की। राइट, बट सर कंसिडरिंग कि जम्मू कश्मीर ओवरऑल एक ऐसा एरिया जहाँ 24/7 सर्वेलेंस रहती है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल एट फर्स्ट प्लेस इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए? दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हैं कि 3-4 दिन का गैप लिया, फ़ाइन, मे बी आप ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कंसिडरिंग दैट शायद वो आवाम की तरफ से एक प्रो वॉर नैरेटिव को गैदर कर रहे हो ताकि एक जज्बा आवाम में भी उभरे और उसके थ्रू एक उनको जस्टिफिकेशन मिल सके, सपोर्ट मिल सके आवाम की। ये देखें, ये हाइपोथेसिस तो अपनी जगह मौजूद है, और मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट इंक्लूडिंग जैसे आप बात कर रही हैं वो इस हाइपोथेसिस के साथ जा रहे हैं कि मैनेज्ड था, यानी पहलगाम टेररिस्ट अटैक मैनेज्ड था। लेकिन मैं अगेन यही समझता हूँ कि पहली तो बात तो यह है कि वो एक टूरिज़म स्पॉट पे हुआ है, और टूरिज़म स्पॉट पे जो सिक्योरिटी होती है, आप अपने पाकिस्तान में देख लें, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो इतनी ज़्यादा वेल सिक्योर नहीं होती। मतलब तो मुझे ऐसे लगता है कि ये फेलियर तो है। मतलब कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है, और आपकी एक हिस्ट्री है वहाँ पे, नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटी की, लोकल कश्मीरियों की जो जस्टिफाइड फ्रीडम फाइट है उनकी एक हिस्ट्री है। तो इंडिया इतना रिलैक्स हो तो नहीं सकता, तो फेलियर तो है वहाँ पे सिक्योरिटी का और इंटेलिजेंस दोनों का। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट है जो गलत भी हो सकती है, बिकॉज हमारे पास ग्राउंड एम्पेरिकल एविडेंस तो फ़िलहाल नहीं है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये कश्मीरियों की उस एक्सटर्नल आबादकारी के ख़िलाफ़ एक एफ़र्ट थी जो कि उन्होंने वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट करके किया। बट मे बी दे ऑलरेडी न्यू अबाउट इट एट फर्स्ट प्लेस एंड दे लेट इट हैपन। हो सकता है, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये हाइपोथेसिस है, और ये कोई भी हाइपोथेसिस जब तक एम्पेरिकली टेस्ट नहीं होता तो उसको उस बेस पे हम हतमी कोई राय कायम नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, पाकिस्तान में अक्सर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने एट फर्स्ट प्लेस उनके ड्रोन्स को हमारी टेरिटरी के अंदर इंट्रूड होने का मौका क्यों दिया? मिलिट्री एक्सपर्ट्स तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आई है उसकी बेस भी, बिकॉज हम बात करते हैं एम्पेरिकल एविडेंस पे, तो हमारी जो स्टेट एक्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन ये आई कि ये बेसिकली इंटेलिजेंस ड्रोन्स थे जो साथ में थोड़ी सी एक्सप्लोसिव्स भी साथ रखते थे। इनको इंटरसेप्ट करने का मतलब ये होता कि हम अपनी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एक्सपोज हो जाता। सो दैट वाज द रीज़न कि हमने छोटे नुकसान को बर्दाश्त किया, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए हमने ड्रोन्स को आने दिया। अलबत्ता उनके जो बाकी जो चीज़ें थी, जैसे कि उनके एयरफोर्स की इंट्रूजन थी या मिसाइल की इंट्रूजन थी, काफ़ी हद तक हमने उसको इंटरसेप्ट भी किया। राइट। तो हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट इंडिया नोन एज बुनियान अल मरसूस, उसके पीछे की क्या आइडियोलॉजी थी? पाकिस्तान के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था, और कोई जितना मर्ज़ी जिस एंगल से चाहे इस पूरे एपिसोड को एनालाइज करे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान के अंदर से, चाहे इंडिया से, चाहे इंटरनेशनली, बिकॉज ये तो बिल्कुल दीवार से लगाने वाली बात थी कि आपने ना सिर्फ वहाँ पे जो 5 साइट्स के ऊपर आपने अटैक किए, उसके बाद भी आप मुसलसल ड्रोन्स भेजते रहे, आपने कुछ एयर बेसिस के ऊपर अटैक्स किए। तो पाकिस्तान क्या करता? मतलब ये तो या तो ये था कि इंडिया का जो न्यू नॉर्मल का एजेंडा है कि वो साउथ एशिया में हेजमन बन जाए, रीजनल हेजमन जिसको हम कहते हैं, या तो हम वो उसको बनने देते, और या जो साउथ एशिया में शुरू दिन से पाकिस्तान ने बाइपोलैरिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। बिकॉज आपको पता है साउथ एशिया के जो बाकी ममालिक हैं वो किसी भी कैपेसिटी में इंडिया को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकती, सिर्फ पाकिस्तान है जिसने हमेशा बैलेंस ऑफ पावर किया है। तो पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी, और मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगा ना सिर्फ अपने जो वॉरियर्स थे बल्कि जो स्ट्रेटजिस्ट थे, बिकॉज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक किया है वो इस तरह से किया है कि उन्होंने पहले उनकी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंगेज किया ऑन वन हैंड, और ऑन द अदर हैंड उन्होंने वहाँ पे अपने टारगेट्स को हिट किया। बिल्कुल। तो वो बड़ा वेल कैलकुलेटेड था, ये कोई रैंडम हमारी तरफ से इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये स्ट्रेटजी के साथ हम ये रिस्पॉन्ड ना करते तो शायद ये जो यानी जिसको हम कहते हैं ना कि ये रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स था, तो अगर हम स्ट्रेटजी के साथ रिस्पॉन्ड ना करते तो ये जंग जो है वो मतलब तूल पकड़ सकती थी। और आप सबको पता है कि हम सब, मतलब जितनी भी ऑडियंस है हमारी, उन सबको पता है कि जो न्यूक्लियर वॉर होती है वो म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन होती है। देयर इज़ नो विनर इन अ न्यूक्लियर वॉरफेयर।
और न्यूक्लियर चाहे आप छोटे लेवल पे चलाएं या बड़े लेवल पे चलाएं, उसका रिस्पांस जो आता है वो फुल स्पेक्ट्रम होता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने बड़ा कैलकुलेटेड हो के ये रिस्पांस दिया है, और वो जो इंडिया का एक रीजनल हेजमोनिक एजेंडा है उसको मेरे ख्याल में ना सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग बट इन टाइम्स टू कम उसको उन्होंने सबोताज कर दिया है। ठीक। अच्छा, हमारे एयरफोर्स ने जो अपने पावर स्ट्रेंथ शोकेस किया है उसको इंटरनेशनल मीडिया तक एक्नॉलेज करा है, स्पेशली जो फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड राफेल प्लेन्स, इफ़ दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, उसको हमने जो डिस्ट्रॉय किया, तो ये डिफीट जो है इसको आप बिगर पावर इन अ सेंस कि यूएस वर्सेस चाइना डायनामिक्स में किस तरह से देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऊपर मेरा जो मतलब अभी तक तो हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक फैक्टर्स की और बायलैटरली इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका एक इंटरनेशनल या ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है इस कॉन्फ्लिक्ट का, और वो ये है कि आपको पता है कि जो इंडिया है वो चाइनाज़ राइस के ख़िलाफ़ अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है कंटेनमेंट की, उसमें डिफरेंट अलाइंसेस का हिस्सा है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, क्वाड काम बहुत ज़्यादा हम लिटरेचर में उसका नाम यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक टेस्ट केस था कि किस तरीके से, बिकॉज अभी तक चाइना एक्टिवली किसी वॉर में जब से चाइना का राइज इंश्योर हुआ है तो उसने किसी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया था डायरेक्टली नहीं। और पाकिस्तान ने जो अभी इंडिया के साथ इनका ये एपिसोड हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इसमें चाइनीज़ जो जेट्स हैं उनका जिक्र हो रहा है और चाइनीज़ जो मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका जिक्र हो रहा है। तो मैं तो मतलब थोड़ा सा इनफॉर्मली, या जिसको कहते हैं कि लेमैन के तौर पे ये कहूँगा कि चाइना को पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं ना, इनाम या पैकेज देना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड उन्होंने उनकी वैल्यू बढ़ी, उनकी जो है वो रेक्टिफाई हो गए। और मीडिया पे भी आप ये खबरें सुनती हैं कि किस तरीके से राफेल यानी फ्रेंच जो कंपनी है उनके शेयर्स गिर रहे हैं और चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं। तो ये तो इसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि ये एक नॉर्म है, यानी अब का नहीं, सदियों पुराना नॉर्म है कि जब भी एक इस्टेब्लिश पावर होती है उसका जब डिक्लाइन होता है तो वो पीसफुल नहीं होता। और इस वक्त हम एक यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी में स्टेप इन कर चुके हैं और यूनाइटेड स्टेट्स का डिक्लाइन हमें जगह जगह से नज़र आ रहा है। और उसमें जो ये वाला एपिसोड है इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, मुझे लगता है कि ये बड़ा चाइना की जो एस्पायरेशंस हैं और पाकिस्तान का जो एक सॉवरन स्टेट की जो इनकी एक पोजीशन है उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक केस हुआ है। और अमेरिका भी अब सोच रहा होगा कि हम क्या चाइना इज़ द राइट पार्टनर अगेंस्ट चाइना। बिल्कुल। तो ये इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल अपनी जगह पे है, जैसे आपने सही सवाल में इसको आइडेंटिफाई किया। राइट। अच्छा सर, अक्सर लोग कह रहे हैं कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपेरेंटली कंडक्ट किया गया है ये इज़राइल की प्लेबुक फॉलो की गई है। जैसे उन्होंने हमास को इस्तेमाल कर कर गज़ा पर काबिज़ हुए हैं, तो लेकिन उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने हमें भी शायद हमास समझा। हम मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, हम एक प्रॉपर नेशन स्टेट है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है। तो आपको क्या लगता है कि इज़राइल की किस हद तक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस सारे मामले में? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में एम्पेरिकली प्रूव हो गया है। जो ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे गए थे उसमें अक्सर ड्रोन्स इजरायली साख्त के थे। वो एम्पेरिकली हमने जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया के ऊपर, तो इज़राइल तो ना सिर्फ उसने आइडियोलॉजिकली इंडिया को गाइड किया है, जैसे आपने सही कहा कि इज़राइल की आइडियोलॉजी क्या है कि आपने वहाँ पे न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करना है। यानी कि न्यू नॉर्मल ये होता है कि आप लॉ से मावरा होते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ को किसी खातिर में नहीं लाते और आप एक बदमाश के तौर पे रीजन में जो चाहे आप कर सकते हैं। तो वो इंडिया को भी वो इसी तरफ लेके आ रहा था और उन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज भी उनको असिस्ट किया है। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज असिस्ट किया है तो इंटेलिजेंस वाइज भी उन्होंने उसको असिस्ट किया होगा। बिल्कुल। तो इन सब के बावजूद मैं आपको एक बात बताऊँ, हाल तो ये बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं बना था, यानी फर्स्ट टेन्योर से भी पहले की उसकी एक वीडियो है जो अभी दूसरी दफ़ा जब वो प्रेसिडेंट बना तो काफ़ी वायरल हुई थी। उसमें वो कह रहा है कि इस्लाम हेट्स अस, यानी कि ये ओवरऑल जो इस्लामोफोबिया है वो ट्रंप के माइंड सेट में उस वक्त की है जब वो पहले टेन्योर में भी प्रेसिडेंट नहीं बना था। तो ये जो ट्रंप का इस्लामोफोबिया है और जो मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और इज़राइल की जो जिसको कहते हैं ज़ायोनिज़म है, ये तीनों का एक ट्रॉयका है। ये एंड ऑफ द डे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में इनका जो ओपोनेंट है वो वही इस्लाम है। बिल्कुल। बिकॉज जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं
यानी कि जो लिटरेचर में मौजूद हैं वो ये है कि बाई 2050 इस्लाम जो है यानी ओवरऑल मुस्लिम्स जो दुनिया में हैं दैट विल बिकम इक्वल टू क्रिश्चियंस, और फिर 2050 के बाद मुसलमान वर्ल्ड वाइड उनकी तादाद से यानी सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम बन जाएगा। तो ये एक फियर है, बिकॉज देखें दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से, सबसे बड़ा फैक्टर उसमें नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म जो है वो मेनली ओरिजिनेट होता है आइडियालॉजी से, और आइडियालॉजी जो है वो लिंक्ड है रिलीजन के साथ। तो ये इस वक्त ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल एक हकीकत है कि हिंदुत्व, ज़ायोनिज़म और इस्लामोफोबिया क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये सब पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के इसके ख़िलाफ़ हैं, और वो किसी भी इस्लामिक मुल्क को स्ट्रेंथन होता हुआ नहीं देख पाएंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू की भी एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा था कि हमारे लिए थ्रेट सिर्फ दो हैं, पहले इमीडिएट थ्रेट हमारे लिए ईरान है और दूसरा थ्रेट हमारे लिए पाकिस्तान है। और अब तो कंफर्म हो गया कि कंफर्म हो गया। तो लेकिन इंडिया, मैं असल में इसको एक और, ये हमारी बदकिस्मती है बिकॉज मैं ऑन द पॉजिटिव साइड इंडियंस और पाकिस्तानीज़ में तो बहुत कुछ कॉमन है। हम तो ज़बान एक बोलते हैं, हमारे जो कल्चर है वो सेम है, हमारी हिस्ट्री सेम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पार्टीशन से पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करते थे, पार्टीशन के बाद भी हमने सीखा नहीं, वो अब भी हम डिवाइड एंड रूल का शिकार है। मतलब क्या जाता है अगर आप डिप्लोमेसी से, नेगोशिएशन से कश्मीर का मसला वंस एंड फॉर ऑल हल कर दें, तरक्की करें दोनों ममालिक, पाकिस्तान अपनी तरक्की करे, इंडिया अपनी तरक्की करे। बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड की एक थ्योरी है, ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ ट्रेड। इस थ्योरी के मुताबिक दो ममालिक अगर वो साइज़ में भी बड़े हों और उनके बॉर्डर्स भी करीब हों, तो ये उनका जो ट्रेड होगा, बायलैटरल ट्रेड, वो सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये बेसिकली फ़िज़िक्स की थ्योरी से इसको लिया गया है। फ़िज़िक्स की थ्योरी में ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स साइज़ में बड़े होते हैं, डिस्टेंस कम होता है, तो उनमें ग्रेविटी यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। पाकिस्तान और इंडिया दो बड़े मुल्क हैं, ये अगर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लें तो इनका आपस में जो बायलैटरल ट्रेड होगा वो मेरे ख्याल में दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यूरोप की मिसाल हमारे सामने है, फ्रेंच और जर्मन्स की दुश्मनी से कौन नहीं वाकिफ़। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स लड़ी हैं, उन्होंने नस्ल कुशियाँ की हैं एक दूसरे की, लेकिन उसके बावजूद आज वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, एक करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक करेंसी यूरो वहाँ पे चलती है, वीज़ा फ्री उनकी आपस में ट्रैवलिंग है, और पूरी दुनिया में वो एक उनकी पहचान है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने दोबारा किस तरीके से रिसर्च किए। तो पाकिस्तान और इंडिया की बदकिस्मती ये है कि इंडिया जो है, पाकिस्तान तो खैर अब काफ़ी हद तक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख़ में जो गलतियाँ हुई हैं वो अपनी जगह पे है, कि हम किस तरीके से अलाइंसेस का हिस्सा बने और हम किस तरीके से दूसरों की जंग का हिस्सा बने। लेकिन आज के मौजूदा दौर में जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है, मुझे लगता है कि वो बहुत मेरिट के ऊपर है, वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हमारा दूसरा अपोनेंट है इंडिया, अब वो उस रविश पे चल पड़ा है। इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त खासियत थी नॉन अलाइनमेंट की। कोल्ड वॉर में भी इंडिया ने काफ़ी हद तक अपने आप को न्यूट्रल रखा। टोटल न्यूट्रलिटी तो पॉसिबल नहीं है, इट वाज टिल्टेड टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन, लेकिन किसी हद तक उन्होंने ख़ुद को न्यूट्रल रखा। अब बदकिस्मती ये है कि इंडिया इज़राइल के साथ भी इनफॉर्मल अलाइंस में है, यूएस के साथ भी इनफॉर्मल अलाइंस में। रीजन तरक्की नहीं करेगा जब तक रीजन के अंदर डिवाइड होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जैसे नेशनलिज्म की बात की, इंडिया में आई फील लाइक देखें जैसे फेक न्यूज़, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उनके मीडिया एक्सपोज हो गया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, आप BBC ले लें, CNN ले लें, उन सब ने एक्नॉलेज किया है कि जैसे स्प्लैश आउट न्यूज़ ट्रेंड जो है इंडिया में, इट्स वेरी ड्रामेटिक, ठीक है, एंड इट्स वेरी सरियल। मतलब लगता ही नहीं है कि एक किसी किस्म की प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। ऑल्दो समवट बायसनेस होती है मीडिया में, लेकिन वो तो एक्सट्रीम पे गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगैन हमारे यहाँ लोगों में जब पहलगाम इंसिडेंट एट फर्स्ट प्लेस हुआ तो एम्पैथी थी, कंडेम किया, नोबडी वाज इन फेवर ऑफ दैट। अभी भी उनकी जो पोस्ट वगैरह आ रही हैं, जैसे वहाँ की जो मदर्स हैं जिनके बच्चे सोल्जर्स जो वफ़ात कर गए हैं, तो यहाँ के लोग सिंपैथी डिफ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतना हेट्रेड है उनके दिलों में। और आई डोंट नो व्हाट कुड बी द मेजर रीज़न फॉर दिस। आई थिंक मीडिया के स्टूडेंट आप हैं तो इसको तो आप बेहतर मीडिया एथिक्स के मुताबिक जज कर सकती हैं, लेकिन बीइंग एन सर मीडिया हमारा भी है, हमारा भी प्रोपेगेट करता है, बट वी थिंक क्रिटिकली। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मीडिया से नहीं हूँ, मीडिया के स्टूडेंट आप हैं, लेकिन मैं एज अ लेमैन जब इसको देखता हूँ तो
इंडियन मीडिया के ऊपर जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से तो उनको मेंटल वार्ड में होना चाहिए। मतलब उनकी जो एनालिसिस हैं या उनकी हम भी अभी बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव साइड्स भी डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव साइड्स भी डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश करें किसी हद तक एक न्यूट्रल एनालिसिस करें एक सिचुएशन का, आल्दो हम भी बाइस्ड हो सकते हैं। लेकिन इंडियन वाली साइड पे तो वॉर मॉन्गरिंग है, वहाँ पे तो जर्नलिज्म की उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो भी एंड ऑफ द डे इंसान होते हैं। आपने इंडिया की जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सनस हैं और पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, देखें वो एक चीज़ उन्होंने प्रेशर लिया हुआ है मीडिया का। ये जो बार बार वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो बेसिकली वही मीडिया जो नैरेटिव बनाता है उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तानी साइड पे भी। तो मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे उसका असर पॉलिसी मेकर्स पे होता है, और पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी है कि वो रैशनल डिसीजंस करें। अगर वो रैशनल डिसीजन नहीं करेंगे, कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया कियोस की तरफ जाएगी। और वैसे भी मैं मेरा एक वो है प्रिडिक्शन है या एक अजम्पशन है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पैटर्न्स, वो ये है कि मल्टीपोलैरिटी कभी भी पीसफुल नहीं होती। और पाकिस्तान को ये नहीं समझना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया की स्टेट्स को भी ये नहीं समझना चाहिए कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर या जो पीसफुल इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म है वो इंटैक्ट रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं, और एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट आई एम श्योर दैट द फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में एवरीथिंग विल बी एग्जॉस्टेड, सब ख़त्म होगा, और अगर इन केस कभी फोर्थ वर्ल्ड वॉर हुई तो वो हम स्टोन एज में होंगे और वही पत्थरों से और बाकी जो गुलेलों से हम लड़ाई कर रहे होंगे। तो डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान और इंडिया शुरुआत कर सकते हैं इस जंग की? कोई ये देखें, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं, और जितनी जज्बाती हमारी कौम है, ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि किसी हद तक मिलिट्री के अंदर रेशनैलिटी है, पॉलिटिकल रेशनैलिटी तो मुझे नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसका ऑपोजिट होना चाहिए, मिलिट्री में रेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में रेशनैलिटी होनी चाहिए। इंडियन साइड पे भी जो मैं चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ, आई लो इसके ऊपर मेरे ख्याल में किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की जो मिलिट्री कमांड है उन्होंने काफ़ी हद तक मोदी की जो चीज़ें हैं उनको न्यूट्रलाइज़ किया है। अदरवाइज़ मोदी जो था उसकी, हाँ, उन्होंने बहुत उनको इन्फ्लुएंस किया है। और दोनों साइड पे, पाकिस्तानी साइड पे तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी इतनी ऑफेंसिव नहीं है। तो रेशनैलिटी जब तक होगी तब तक तो जो है वो ये दुनिया जो है ये खैर और शर के दरमियान टेस्ट है। खैर गालिब होगा तो अमन होगा, जिस दिन शर गालिब हो गया उस दिन फिर जंग होगा और फसाद होगा। अच्छा, जैसे हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो देयर आर आल्सो स्पेकुलेशंस कि शायद पहले एक एंटी आर्मी सिचुएशन थी पाकिस्तान में, स्पेशली आफ्टर इमरान खान जो डिसमिसल उसका किया गया, ही वाज डीथ्रोन्ड फ्रॉम द पीएम ऑफिस। तो आपको क्या लगता है कि अब ये चीज़ किस हद तक इंटैक्ट रहेगी? ये जो एक यूनिटी नज़र आई है दुनिया को, वो कि पाकिस्तानी ने अपने आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया है, तो एक किस हद तक कायम रहेगी? नेशनलिज्म बहुत मजबूत कुव्वत है किसी भी कौम को यूनाइट रखने में। अब उसको आप पॉजिटिव साइड पे ले जाएं, नेगेटिव साइड पे ले जाएं। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी टोटली डेवास्टेट हो गया था। ना सिर्फ वो हार गया था बल्कि हारने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लीग ऑफ नेशन के थ्रू उनके ऊपर जुर्माने भी लगाए, उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई। हिटलर ने किस चीज़ को प्ले करके अपनी कौम को दोबारा यूनाइट किया और दोबारा वर्ल्ड वॉर 2 के लिए तैयार हुए? नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म बड़ी इतनी ताकतवर कुव्वत है कि इसको इस्तेमाल करके एक वर्ल्ड वॉर 1 में तबाहशुदा मुल्क दोबारा उठ के वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर सकता है विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। पाकिस्तान के हवाले से जो आपका सवाल है, आपने देखा होगा अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें पूरी कौम यूनाइटेड हो गई है। इख्तलाफात उन्होंने बुला दिए हैं, थोड़ी बहुत डेसेंट आवाज़ें आती थी, डिफरेंट आवाज़ें आती थी, लेकिन ज़्यादातर यूनाइटेड थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इंसाफ होना चाहिए हर चीज़ में। यानी कि ये तो एक एपिसोड था ना, ये गुजर गया। आपने इंटरनली जो है वो मेरिट के ऊपर काम करना है। आपने लोगों की ओपिनियन देखें, फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी में इट्स बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो भी वो कहानी है।
तो अगर पब्लिक ओपिनियन आपको ये कहता है कि आपने ये पॉलिसी ऐसे बनानी है और आपने इस चीज़ को ऐसे लेके जाना है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। और पाकिस्तान के पास एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारी जो कौमी इत्तेफाक है वो बहाल हो गया है। इंटरनेशनल जो हमारी एक पोजीशन थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बिल्कुल। हमारे जो अपने मुसलमान बिरादर ममालिक थे उनकी तवज्जो हमसे हट गई थी कश्मीर के ऊपर। कोई जिस तरह से 370 और 35A के बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की इंटरनेशनल मतलब पर्टिकुलरली मुसलमान ममालिक को कन्विंस करने की कि आप कंडेम करें। वो ओपनली कंडेम नहीं कर रहे थे। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान से हट के इंडिया बीइंग ए लार्ज इकोनॉमी, बीइंग कंज्यूमर मार्केट, उस तरफ चला गया था। तो ये जो हमारे एयर फोर्स ने और हमारी मिलिट्री ने एक सक्सेसफुल रिटेलिएशन की है और अपनी स्ट्रेंथ जाहिर की है, तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, डोमेस्टिकली भी फ़ायदा उठाना चाहिए। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और इंटरनेशनली हमें अपनी डिप्लोमेसी को एक्टिव करना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को लेके आएँ, हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को फर्दर इन्हेंस करें, अलाइंसेस बनाएं। और मैं आपको एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो ले जाऊं कि PM शहबाज ने जब कौम से ख़िताब किया था तो उसने कुछ अपने दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने कौम से ख़िताब किया और उसने किसी मुल्क का जिक्र नहीं किया, ना इसराइल का किया है, ना फ्रांस का किया है, ना US का किया। बल्कि US से तो वो नाराज़ हैं कि उन्होंने इंटरनेट जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं उससे जो इंडिया की पोजीशन है वो कमज़ोर हो गई है। तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है, और ये मौके हमारे पास पहले भी आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री इतनी इनकरेजिंग नहीं है कि जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकें। लेकिन अभी ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है हमारी हिस्ट्री में। बिल्कुल। अच्छा सर, अब फेक न्यूज़ की बात करें तो हमें पता है कि इंडियन मीडिया के थ्रू इतनी ज़्यादा गलत किस्म के प्रोपेगेंडाज। टाइम आपके पास है कितना? ओके, आपने ब्रेक कर दिया? नहीं कोई मसला नहीं है, वो मैं कट कर दूँगी। कर लेंगे। अच्छा, कर लेंगे, मैं खुद कट कर जी दूँगी। प्लीज़। अच्छा सर, फेक न्यूज़ की बात करें तो इंडिया की तरफ से आने वाली जो न्यूज़ थी, जिसमें अब एक तो ये कि PM हाउस के बाहर धमाका हो गया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बंकर में छुप गए हैं, इसके अलावा उन्होंने हमारी एयर बेसिस तबाह कर दी हैं, कैपिटल सिटी तबाह कर दिया है, कराची पोर्ट का भी कोई नामो निशान नहीं रहा, टर्न्ड इनटू रबल एंड अ प्लेथोरा ऑफ मोर। अभी रिसेंटली एक और वो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान इज़ नो मोर। तो इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, एंड द फैक्ट दैट इंटरनेशनल मीडिया इज़ ऑल्सो एक्नॉलेजिंग कि इंडियन मीडिया इज़ नॉट क्रेडिबल, फिर भी वहाँ के जो लोग हैं उनमें वो एंटी वॉर सेंटिमेंट क्यों नहीं डेवलप हो रहा? इंडिया मीडिया इस वक्त इतना एक्सपोज हो चुका है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको काउंटर करने की बजाय उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, यही में उसकी डिफ़ीट है, यही में उनकी जो है वो डिक्लाइन है। अगर आप इंडिया के चैनल्स को काउंटर करना शुरू कर देंगे, हमारे कुछ पाकिस्तानी एनालिस्ट्स इंडियन मीडिया पे जाते हैं, वो कोशिश करते हैं उनको काउंटर करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि वहाँ बदतमीज़ी का तूफ़ान होता है, तो ये भी बदतमीज़ी के ज़रिए से उनको काउंटर करते हैं, जिससे आप बेसिकली वो एक तरीके से आपको ट्रैप करते हैं कि अगर हम कर रहे हैं तो वो भी तो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जिस तरह आप शो कर रही हैं, जिस तरह बाकी रैशनल वॉइसेस शो कर रहे हैं, हमें यही काम करना चाहिए। बिकॉज़ जो और देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो एक वेरिएबल है, हमें उसको इतना ज़्यादा भी वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें बहुत हौसला शिकन रहा है, इतना हौसला अफजा नहीं रहा। तो हमें तो बस ये देखना चाहिए कि हमारा रिलीजन हमें क्या गाइड करता है अबाउट स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़। आपको पता है हमारी मतलब कुरान में आयत है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब आपके पास कोई खबर देने वाला आए तो आप तस्दीक कर लो, इससे पहले आप किसी कौम के ऊपर चढ़ ना दौड़ो, हो सकता है वो फासिक हो और आपसे गलती हो जाए। तो हमें तो अपना रिलीजन भी यही कहता है कि आप फेक न्यूज़ से बचें। और हमारी जो काफ़ी हद तक हमारा मीडिया बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें भी मतलब हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि अभी देखें ना, अभी जो ख़बर CNN, BBC या अल जज़ीरा पे चल जाए तो हम उसको कहते हैं कि अब उन्होंने चला दिया तो ये ऑथेंटिक है। हमें उस लेवल पे पहुंचना चाहिए कि हम कहें कि हमारी मीडिया चैनल पे जब कोई ख़बर चले उससे पहले चलनी ही नहीं चाहिए जब तक वो फुली उसको वेरीफाई ना कर ले। हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं करना,
हमने ग्लोबल एक्टर्स के साथ कंपैरिजन करा। ऐसे ना भी चाहें तो कंपैरिजन होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इतना डीप रूटेड मसले मसाइल हैं दोनों के बीच। अच्छा सर, इसी के साथ अगर हम बात करें कि उनका लोकसभा का मेंबर है शशि थारूर, अगैन मैं शायद तलफ़ुज़ में मैं गड़बड़ कर दूं, तो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है कि ये जो जंग उन्होंने छिड़ी है, ये जो ऑपरेशन इंडिया ने किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है कश्मीर की तरह, हमास की तरह। इट्स अ प्रॉपर नेशन स्टेट, मिलिट्री स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो हर कोई इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। सो आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट। इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि हम लोगों ने सारी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ रखा है, हमारे मीडिया ने फ़ौरन हमने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बिठा दिए, एक एक चीज़ का एविडेंस दिया है। इंडिया अभी तक एक भी एविडेंस दे नहीं पाया। आपने डॉक्टर शशि थरूर का जिक्र किया। ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस इन इंडिया बिकॉज उसकी डीकोलोनाइजेशन लिटरेचर के ऊपर काफ़ी कमांड है, और उसने बेसिकली एक दफ़ा उसकी एक फेमस तकरीर है जिसमें वो ब्रिटिश की जो इंडिया के अंदर लूट मार है उसको उसने एक्सपोज किया था। और वैसे भी जब भी मैंने उसको पढ़ा है या उसको सुना है तो बहुत रैशनल वॉइस था। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो आपने ये उसकी स्टेटमेंट कहाँ से ली है, लेकिन जो मैंने उसको अभी इस एपिसोड के बाद सुना है, ही वाज वेरी इर्रेशनल। उसने बाकायदा जस्टिफाई किया है कि पाकिस्तान इंडिया ने बड़ा टारगेटेड और रिस्ट्रेंट अटैक्स किए हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में। और उन्होंने आई डोंट नो, ज़ाहिर है इंडिया में उन्होंने भी वोट लेना होता है और वो ऐसी, हाँ, लेकिन मैं उनका ये नहीं समझता था। मतलब बाकी कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जैसे असदुद्दीन अवैसी हैं या बाकी हैं, वो तो चलो कोई भी अगर इर्रेशनल बात कर लें तो वो समझ में आती है। लेकिन डॉक्टर शशि थरूर वाज सच रैशनल पॉलिटिशियन इन इंडिया। लेकिन मैंने जो उनको सुना है वो उसका एनालिसिस बिल्कुल भी मेरिट के ऊपर नहीं था, वो बाइस्ड था। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एविडेंस के साथ चलता है, मुझे लगता है कि हमें मज़ीद इसी को जारी रखना चाहिए। कहीं इंडिया का जो वो है उसको वो हमें वरगला ना दे और हम भी उस लाइन पे ना पड़ें। कुछ तो हो रहा है हमारे यहाँ भी, आपको मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी फेक न्यूज़ है। मतलब इंडिया के कंपैरिजन में शायद 10% हो, 90% वहाँ पे हो, लेकिन मुझे लगता है हमें 10% को भी ख़त्म करना चाहिए ताकि पाकिस्तान से जब भी कोई आवाज़ जाए मीडिया के थ्रू तो लोग उस पर यकीन करें। सर, फेमिनिज़म के कॉन्सेप्ट पर बात करें अगर, कि फेमिनिज़म थेरी है इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो पूरी इंडिया का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, आई पर्सनली फील लाइक वो था ही फेमिनिस्ट अप्रोच पे बेस्ड, कंसिडरिंग के जो औरतें जिन्होंने अपने हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, और फिर उनको स्केपगोट बनाकर उन्हें सामने रखकर उनके कंधे पर बंदूक चलाई गई है, और फिर उन्होंने अपने जो इंटरनेशनल मीडिया से जो मुखातिब हुए हैं तो वहाँ भी कर्नल और जो विंग कमांडर बैठी हुई थी दोनों ख़वातीन थी। तो फेमिनिस्ट थेरी को उन्होंने किस तरह से अप्लाई किया इस सारे सिनेरियो में? इंडिया के अंदर एक्सप्लॉइट हो रही है फेमिनिज़म। मतलब उन्होंने प्रेसिडेंट उनकी फ़ीमेल है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को वहाँ पे बिठाया हुआ है नॉमिनल, हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल पोस्ट है, बट स्टिल हमारी प्रेसिडेंट की कोई ना कोई टीथ होती है, कोई ना कोई से होती है। और जिस तरीके से उन्होंने ये जानबूझ के फ़ीमेल ऑफिसर्स को स्पोक्स पर्सन के तौर पे मीडिया के सामने पेश किया, तो वो जाहिर है उस चीज़ को एज अ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट भी शायद मिल जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ये कंपैरिजन करना है कि फेमिनिज़म वहाँ पे अच्छा है या यहाँ पे अच्छा है, तो हमारे यहाँ तो फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन पाकिस्तान, और इस वक्त हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो भी फ़ीमेल है। तो हमारे यहाँ जो फेमिनिज़म है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है पॉलिटिक्स में है बनिस्बत इंडिया के। लेकिन मैं वही बात है कि उन्होंने बुनियादी तौर पे ये जो टाइटल रखा ऑपरेशन का, या उसके बाद जो वो बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, असल में वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। उनकी डोमेस्टिक कंपल्शन है। और इंडिया के एक बड़े मशहूर शायर हो गुज़रे हैं, अभी रिसेंट पास्ट में उनका इंतकाल हुआ है, नाम याद करने में थोड़ा मैं वीक हूँ। उनका एक शेर है कि इन्हें हर तरफ जंग की बातें हो रही हैं, एग्जैक्ट शेर तो नहीं पता, तो इससे ये पता है कि शायद इलेक्शन का दौर है। तो वो इनकी एक डोमेस्टिक कंपल्शन है कि मतलब कि वो वोट्स चाहिए, और वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर प्ले करके वोट्स लेते हैं। ऑलराइट सर, सही। आई फील लाइक कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम इस पूरे एनालिसिस को न्यूट्रली लोगों तक प्रेजेंट करें, अनलाइक इंडियन मीडिया, इंडियन पॉडकास्टर्स जो कि फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट कर रहे हैं और अपने पॉडकास्ट के थ्रू हेटरेड और एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया,
जी, आपका भी बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने के थैंक यू लिए। सो मच सर.